बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 का वैसे टाइटल तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, इस चैप्टर में ना तो कोई डेरिवेशन है, ना ही कोई फार्मूला है और ना ही कोई न्यूमेरिकल्स हैं। ये चैप्टर बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोग तैयार कैसे करेंगे, अच्छी तरह गौर से सुनिएगा। मैं हल्का सा रिव्यू तो दे रहा हूँ चैप्टर का। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे रिव्यू दूंगा, यानी टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर है ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन है बेसिकली। अच्छा, अगर फेडरल बोर्ड को देखोगे तो वो लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। फेडरल बोर्ड वाले बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ए लेवल वाले भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन जो लोकल बोर्ड है, यानी कराची बोर्ड है या सिंध के दूसरे बोर्ड्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ इंट्रो है। तो अब इसको एप्टीट्यूड के रेफरेंस से कैसे कवर करेंगे, तो और से सुनिएगा। आपके चैप्टर में जो कुछ है उसका रिव्यू तो मैं इधर दे रहा हूँ, फिर मैं अगले सेगमेंट में एमसीक्यूज़ आपको दूंगा। एमसीक्यूज़, वो एमसीक्यूज़ फेडरल बोर्ड, ए लेवल, आपका सिलेबस, इन सब को कवर करेगा। और 110% कन्फर्म होगा कि अगर इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू आपके एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स में आएगा तो जो शीट मैं अभी दूंगा, यानी एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूंगा, उनमें से ही कोई एमसीक्यू होगा। आउट ऑफ दिस शीट एमसीक्यू कोई नहीं होगा। चाहे आप एनईडी का टेस्ट दें, मेडिकल का टेस्ट दें, किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें, कहीं का भी दें, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन आता है तो जो शीट अभी मैं प्रोवाइड करूंगा उसी शीट में से एमसीक्यू आएगा। मैं इधर वीडियो की शक्ल में भी वो आपको शीट प्रोवाइड करूंगा, और जिस दिन लेक्चर होगा, यानी आज के दिन जब आपका लेक्चर हो रहा है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा विथ आंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है ना, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, और उस कॉम्बिनेशन से बनने वाले रिजल्ट्स को प्रोपेगेट करवाया जाता है, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। जिसकी स्पीड किसके बराबर होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। Electromagnetic waves is the combinations of electric and magnetic field which is propagated with the speed of light, means 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड मालूम करने का ये फॉर्मूला है, रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला है। इसमें एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और म्यू नॉट 4π × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। और जब इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो बनने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन 3 टाइप की हैं। मॉड्यूलेशंस कितनी टाइप्स की हैं? 3। पहली मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM। मतलब ये कि जब इसमें मॉड्यूलेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी से होती है। दूसरी टाइप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड का मतलब एनर्जी,
एनर्जी, मतलब जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी उसकी पहचान उसकी एनर्जी से होगी। और तीसरा होता है टीएम, टाइम मॉड्यूलेशन। टाइम मॉड्यूलेशन मतलब कि जब मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी उसकी पहचान उसके टाइम से होगी कि किस टाइम पर कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ है, उस टाइम से उसकी पहचान बनेगी। फिलहाल इसमें सिर्फ याद रखेंगे कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कहते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, टाइप्स के नाम क्या हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहचान अगर फ्रीक्वेंसी से हो रही है तो FM, एनर्जी से होगी तो AM और टाइम से होगी तो TM। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर। क्या इस्तेमाल करते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर कंडक्टर आप लोग उसे कहते हो जिसमें करंट आसानी से पास होता है। फिर एक है इंसुलेटर। इंसुलेटर उसे कहते हो जिसमें से करंट पास ही नहीं होता। और एक वर्ड होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर उसे कहते हो जिसमें से लो अमाउंट की करंट पास होती है। सबसे बेस्ट कंडक्टर नंबर 1 पे कौन सा है? गोल्ड। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सिल्वर। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? कॉपर। ये कंडक्टिविटी की बात हो रही है। इंसुलेटर तो बहुत सारे हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ये तो बहुत सारे हैं। सेमी कंडक्टर नेचुरली एक भी नहीं है, और अगर ज़मीन पर नेचुरली कोई अवेलेबल भी होगा तो इंसान की नॉलेज में नहीं है। सेमी कंडक्टर आर्टिफिशियली तौर पर सिर्फ 2 ही बने हैं, एक N टाइप और एक P टाइप सेमी कंडक्टर। बस इन 2 के अलावा कोई तीसरा टाइप सेमी कंडक्टर का नहीं है। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, वो थ्योरी जो सॉलिड सब्सटेंसेस को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में डिफ्रेंशिएट करता है, उस थ्योरी को कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये वो थ्योरी है जो सॉलिड सब्सटेंसेस को डिफ्रेंशिएट कर देता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में। स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखें, जैसे ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे। आपको पता है कि हर 2 ऑर्बिट्स के दरमियान एक पर्टिकुलर गैप होता है, और इस पर्टिकुलर गैप को इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड बैंड गैप कहा जाता है। स्टैंडर्ड बैंड गैप कहा जाता है। स्टैंडर्ड बैंड गैप। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट को अज्यूम करो कि आप ये है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, आपने इसको स्टैंडर्ड बैंड गैप बोला, अज्यूम, किसी को भी बोल सकते हो। तो ये जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन, इसे कहा जाता है कंडक्शन बैंड या ये वैलेंस बैंड। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड यानी जिस स्टैंडर्ड बैंड गैप्स को आप कंसीडर करते हो उससे लोअर पोर्शन जो भी बैंड है वो कहलाएगा वैलेंस बैंड, और ऊपर वाले पोर्शन को कहेंगे कंडक्शन बैंड। अब गौर से सुनिएगा, कंडक्टर मटेरियल में ये जो स्टैंडर्ड बैंड गैप है, ये बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब है एज स्टैंडर्ड वैल्यू, और स्टैंडर्ड वैल्यू होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन डिफरेंट ऑर्बिट में आसानी से होती है। इस सेंस में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में आसानी से फ्लो कर रहा होगा। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर का मतलब होता है कि जो ये बैंड गैप है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं पर इतना ज़्यादा हो गया है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में जाना या कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड में आना, ये बंद हो गया है। अब ये बंद हो गया तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन इस पोर्शन से इस पोर्शन में नहीं हो रही है। इस सेंस में हम कहते हैं करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। और जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें कंडक्शन बैंड
मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, थोड़ा कम कर दिया जाता है, ना तो ख़त्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें से लो करंट ट्रांजिशन में हिस्सा ले रहा होता है, तो हम कहते हैं कि लो करंट का फ्लो हो रहा है। पर ये सब बातें एमसीक्यू में नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कंडक्टर मटेरियल में ये जो बैंड गैप है, जिसे हम लोग फॉरबिडन बैंड गैप भी बोलते हैं, इसे हम लोग फॉरबिडन बैंड गैप भी बोलते हैं। इस सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज है, चूँकि डिटेल में आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो ये वर्ड्स आपके लिए नए हो सकते हैं। इन कंडक्टर मटेरियल फॉरबिडन बैंड गैप विल बी वेरी हाई बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्टर मटेरियल में फॉरबिडन बैंड गैप नॉर्मल होगा एज स्टैंडर्ड वैल्यू बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर में जो फॉरबिडन बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, और सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन बैंड गैप मिनिमाइज़ कर दी जाती हैं ताकि आप लो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो सके, लो करंट फ्लो कर सके। स्टूडेंट्स, वो थ्योरी, यानी ये थ्योरी जो बातें मैं कर रहा था यहाँ पर, जिसके बेसिस पर सॉलिड सब्सटेंसेस को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे थ्योरी को हम लोग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कहा कि सेमीकंडक्टर दो टाइप का है। सेमीकंडक्टर दो टाइप का है। सेमीकंडक्टर दो टाइप का है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। ये बनता कैसे है? इसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, इन दोनों में से कोई एक मटेरियल ले लें। वैसे इन दोनों में जर्मेनियम ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन, पर जर्मेनियम महंगा है, सिलिकॉन सस्ता है, तो इसलिए नॉर्मली जर्मेनियम का इस्तेमाल हम नहीं करते, हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। आप सिलिकॉन का रिएक्शन किसी भी ट्राईवैलेंट एलिमेंट से करा दीजिए। पीरियोडिक टेबल में जो 3A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सारे ट्राईवैलेंट हैं, या आप सिलिकॉन का रिएक्शन किसी भी पेंटावैलेंट एलिमेंट से करा दीजिए, पेंटावैलेंट से, तो एज अ प्रोडक्ट जो बनता है वो सेमीकंडक्टर बनता है। एज अ प्रोडक्ट जो बनता है वो सेमीकंडक्टर बनता है। अब जब सिलिकॉन ट्राईवैलेंट को एलिमेंट देता है, ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और सिलिकॉन जब पेंटावैलेंट से रिएक्ट करता है तो वो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन टाइप। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग डोपिंग की याद रखिएगा दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? दो। पी टाइप बनने का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग, एक्सेप्टर डोपिंग, एक्सेप्टर डोपिंग। और एन टाइप बनने का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं डोनर डोपिंग। इसे क्या कहते हैं? डोनर डोपिंग, राइट। अच्छा, एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस को अगर आप कंबाइन करवा दें, मिला दें, एन टाइप के लिए यानी पी टाइप के लिए हम लोग होल का सिंबल यूज़ करते हैं, ये सर्कल, और एन टाइप के लिए हम लोग डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं। ये पी है और ये एन है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं डायोड। इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? डायोड। और जहाँ से पी और एन आपस में मिलता है जिस पोजीशन से, इसे कहते हैं पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन। डायोड याद रखिएगा, डायोड का एक सिंबल ये भी है, ये सिंबल भी है डायोड का। इस तरह का सिंबल भी डायोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायोड यूज़ होता है एज आ रेक्टिफायर। ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं कि डायोड यूज़ एज आ डैश, डायोड यूज़ होता है एज आ रेक्टिफायर। क्लियर स्टूडेंट? इससे आगे कीजिए, अगले सेगमेंट में रिव्यू लेते हैं स्टूडेंट्स।